हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। कल हमने जैसे क्लास में हमने पढ़ा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमने कुछ मिनरल्स उसमें पढ़े थे जिनके बारे में हमें जो कॉमन नेम और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं वो कल हमने डिस्कस किया था। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने कुछ और केमिकल्स को यहाँ पर नोट डाउन किया है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे वही केमिकल्स हैं, वही चीजें हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं उनका केमिकल नेम होता है और जो उनके प्रॉपर यूज होते हैं नहीं पता होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, तो इनको साथ साथ आपको नोट करते हुए भी चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला गर्भ, अब इधर देखिए, हमारा जो पहला केमिकल आता है दैट इज द पोटेशियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 केमिकल नेम होता है, राइट। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? शोरा। ठीक है, शोरा क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, हमें केवल ये बताना है कि हमें इनका यूज हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंटेड चीजें नहीं है, उनके लिए है जिनका पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। आपको केवल ये पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पस कि आपको इसका यूज कहाँ पे करना है, राइट। सो हम इसका यूज देख लेते हैं। शोरा का यूज कहाँ पे करते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। जितने भी हम क्रैकर्स बनाते हैं, जितने भी हम जो भी हमारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उन सबको बनाने में किसका यूज होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है, जिसमें धमाके की आवाज आती है, राइट। वो सब विस्फोटक होते हैं। खाद, कांच के उद्योग में, खाद मतलब खाद है ये, सॉरी, खाद जो हमारा क्या होता है, खाद जो हम खेतों में डालते हैं उसमें बनाने के लिए, और कांच के उद्योग में कांच की जितनी भी चीजें बनती हैं, राइट, उस उद्योग में पूरा, ऐसा नहीं कि कोई हमने एक ग्लास बना लिया, नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट एक केमिकल है, तो वो कंप्लीटली तब यूज होगा जब हम किसी चीज को बल्क में बनाते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक, NH4Cl। हर एक केमिकल का हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। हमें पोटेशियम नाइट्रेट है तो KNO3, अमोनियम क्लोराइड है तो NH4Cl। सामान्य नाम होता है नौसादर। यूज कहाँ पे करते हैं? ये क्या करता है नौसादर, क्या होते हैं? सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसे भी कोई केमिकल होते हैं कि जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो गए, ऑब्वियसली होते हैं, है ना। आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, कपूर को आपने जलाया, अब वो लिक्विड तो नहीं बनी ना, कपूर को जलाया तुरंत उसकी जो स्मेल है सारे घर में फैल जाती है। तो वो किससे किस में कन्वर्ट हुआ? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है ये तो हमें पता चल गया कि होता क्या है इससे। आयोडीन होती है, कपूर होता है, ठीक है। बर्तनों पर कलाई, ये क्या होता है? कपड़ों पर रंगाई तो सभी जानते हैं। हमें हमें किसी भी कपड़े को कलर देना है, उसको हम क्या कह देते हैं? कपड़ों पर रंगाई। यानी कि इसको अगर हम कहना चाहें तो ये आपका आ जाता है किसमें? बिजनेस होता है ना, कपड़ों को रंगाई का काम होता है, उस पे क्या कहते हैं? उसको टाई एंड डाई कहते हैं ना, है ना। टाई एंड डाई, कि आप क्या करें, कपड़े को बांध के फिर उसमें कोई भी डिजाइन करके उसमें कलर को कर दीजिए, तो वो कपड़ों पे रंगाई, उसी के लिए हम किसका? अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। बर्तनों पर कलाई क्या होती है? आपने बर्तन देखा होगा, मान लो स्टील का बर्तन है, तो उसपे क्या रहता है? नीचे कुछ कलर का, रेड ब्राउन से कलर का उसपे कुछ कोटिंग कर देते हैं, है ना। उसपे कुछ ब्राउन कलर की कोटिंग कर दी, या आप बर्तन बनता हुआ कभी आप देखेंगे तो उसपे सिल्वर कलर की कोटिंग करके दे देते हैं, राइट। तो वो जो कोटिंग होती है कपड़े को, सॉरी, बर्तन को हमने क्या किया? चमकदार बनाया है। वो किसकी वजह से? अमोनियम क्लोराइड की वजह से बनाते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को जो याद करने का तरीका होता है, मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आप केवल जो 20 तक हमारे क्या हैं, केमिकल्स हैं, उनको बस याद कर लीजिए, बस उतने में ही काम हमारा हो जाएगा, बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो CuSO4 को हमारा सामान्य नाम क्या हो गया? नीला तोता। ठीक है, नीला तोता बहुत सुना होगा नाम। ये क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। कीटाणुनाशक मतलब अगर हम इसको कहीं पे स्प्रेड कर रहे हैं या डाल रहे हैं, तो ये वहां की जितनी भी बैक्टीरियल चीजें होती हैं उनको क्या कर देता है? साफ कर देता है।
अब बैक्टीरिया जो होता है, कीटाणु जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आंखों से तो दिखाई देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें मान लो हम घर से बाहर हैं और हम उस एनवायरनमेंट के टच में हैं, ना हमने ग्लव्स पहने हैं ना कुछ, और हमने घर जाके डायरेक्टली ऐसे ही खाना खा लिया, तो इज इट हार्मफुल फॉर अस के नॉट? है ना। हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी पे कितने तरह के जो हमारे माइक्रोब्स हैं, कितने तरह के माइक्रोब्स हमारे हाथ पे आए, पता नहीं हमने पूरे दिन में कितनी चीजों को छुआ, और वो चीजें साफ थी नहीं थी, हर चीज को तो धो के नहीं रखता ना हर कोई, राइट। अब उसके बाद हमने घर जाके ऐसे ही खाना खा लिया, अगले दिन हमें फील हुआ कि भाई हमें कुछ चक्कर सा आ रहा है, हमारी बॉडी क्या हो गई है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है डेली की तरह, यानी कि कुछ क्या हो गया, अनवांटेड चेंजेस आ गए, उसी को हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं, राइट। तो ये कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है कि जैसे आपने साबुन होती है, आपने हैंड वॉश कर लिए, हैंड वॉश है आपके पास, आपने उससे अपने हाथ साफ कर लिए, तो हमें ये रहता है कि 90% जो माइक्रोब्स हैं हमारे हाथों से, हमारी बॉडी से क्या हो गए हैं, हट गए हैं। अब हम उनका इस्तेमाल अपने खाने के साथ या कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से कीटाणुनाशक का यूज इसमें किया जाता है। कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है धातुओं को साफ करने में। जैसे हमारे पास बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, कभी कभी काफी ज्यादा पुराने रखे रहने की वजह से वो कैसे हो जाते हैं, उन पे दाग आ जाते हैं, है ना। या जैसे तांबे का अगर लोटा है हमारे पास, तो वो जैसा हम नया लेकर आए थे, आफ्टर सम टाइम वो वैसा नहीं रहता है। तो उसे साफ करने के लिए, धातु को साफ करने के लिए, ताकि वो अपनी पुरानी रिमेन अवस्था में आ जाए, राइट। क्योंकि अगर आप उसे पानी से धोने की कोशिश करोगे तो वो दाग साफ नहीं होते, तो उसके लिए हमें कोई केमिकल चाहिए होता है। साबुन से आप तो साफ करने की कोशिश करते हो तब भी प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होता है ना। राख पीली मिट्टी से साफ करने की कोशिश करते हैं, नहीं साफ होता, राइट। तो हमें कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, तो उसमें से कॉपर सल्फेट ही ऐसा होता है जो उनको आराम से बिना हार्म के क्या कर देता है, बस उसकी गंदगी को क्लीन कर देता है, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए, ठीक। अब प्रिंटिंग किसी भी चीज पे की जा सकती है, बर्तनों पे भी की जा सकती है, कपड़ों पे भी की जा सकती है, राइट। तो ये प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एलम। एलम का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको याद रखिएगा, K2SO4Al2SO4 324H2। ठीक है। इसका तो एक तरह से मैं ये कहूंगी कि रट्टा मार लेना, कोई ट्रिक नहीं इसकी, कुछ नहीं कि कोई ये कहेगी इसकी कोई ट्रिक है याद करने की, तो इसका तो आप रट्टा मार लेना। सामान्य नाम होता है फिटकरी, बहुत पूछा जाता है फिटकरी क्या है, हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। चोट लग गई, है ना, चोट लग गई तो क्या करेंगे, फिटकरी लगा लो इस पे। क्यों लगा लें फिटकरी, क्या करेगी ये, ब्लड को रोक देती है, सीधी सी बात है, मैंने लिखा हुआ भी है, क्या करती है, रक्त प्रवाह को रोक देती है। पानी को साफ करना है तो फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। चमड़े की रंगाई करनी है तो फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है ना। मान लो दांत है, दांत में दर्द हो गया, पानी में डालो फिटकरी, उसका हम 2-3 बार पी के उसको बाहर कर दो, है ना। तो वो क्या करती है, रिलीफ कर देती है, मसल पेन को क्या कर देती है, रिलीफ दे देती है। चोट लग गई है उस पर फिटकरी लगा लीजिए, जो आपका ब्लड बहुत ज्यादा एक्सेस में बह रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, रुक जाता है ना। ऐसा क्या होता है इसमें, है ना। तो वो तो एक डीप बात हो गई कि ऐसा क्या होता है। वैसे तो ब्लड क्लॉटिंग हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वहां पे काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, वो सारी चीजें मिलकर एक जाला बना देती हैं और हमारे ब्लड को रोक देती हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि वो फिटकरी जो है उसी जाल को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका नाम जो होता है, इसको डबल सॉल्ट भी कहते हैं, फिटकरी जो होता है वो डबल सॉल्ट भी कहते हैं। आप कभी फिटकरी टेस्ट करके देखोगे, हार्मफुल तो देखो ये होती नहीं है ना। आप इसे टेस्ट करके देखोगे तो ये ऐसी लगेगी पता नहीं आपने मुंह में कितना सारा नमक आपने एकदम से खा लिया, ठीक है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम डबल सॉल्ट भी होता है, फिटकरी, पोटाश, एलम और डबल सॉल्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ठीक। फिर आता है एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन के बारे में बात करने से पहले आपने सुना होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं नहाना चाहिए, कोई रीजन बताया। देखो सीधी सी बात है, वो ये नहीं कहेंगे कि ये एसिडिक रेन है ना। वो ये कहते हैं कि ये नुकसान करेगी। क्या नुकसान करेगी, बच्चों को स्किन एलर्जी कर देगी, है ना, बड़ों को स्किन एलर्जी कर देगी। तो बेहतर है कि वो ये कह देते हैं सीधी भाषा में कि भैया ये रुका हुआ पानी है और आप इसमें ना नहाए तो ज्यादा बेहतर है।
लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, पानी तो ये तो डेली रूटीन का काम है, जैसे ही धूप निकली तो हमारा इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, जलवाष्प बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नए पुराने पानी का तो सवाल ही नहीं बनता। तो फिर ये एसिड रेन बनती कैसे? ये बात बिल्कुल सही है कि जो मौसम की पहली बारिश होती है गर्मियों वाली, उसमें जो पहली बारिश होती है वो कैसी होती है? एसिड रेन। कैसे होती है? हमारे हाँ हाँ, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसे बैटरी वगैरह में डाल लेते हैं। क्यों? क्यों उसको एसिड रेन कहा गया? क्योंकि अब जो गर्मियां आएंगी, है ना, जैसे मई जून जुलाई, जुलाई में जाके फिर शाम से शुरू होगा, तब बारिश शुरू होगी। उस बीच उस दौरान क्या होगा कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड, और सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों मिलके हमारा जो शोभ मंडल होता है, हमारे एनवायरमेंट में परत है, एक स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, एक वायुमंडल हो गया, एक शोभ मंडल हो गया, है ना। तो जो शोभ मंडल है उस पे जाके ये सारी जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। ठीक है, जम जाते हैं, जमने के बाद वहां पे जलवाष्प से क्रिया करते हैं। कॉमन सी बात है भाई, अगर इवेपोरेशन होगा, पानी वाष्प बनेगा, है ना। आपने कपड़े सुखाए धूप में, वाष्पीकरण क्या होता है? आपने कपड़े सुखाए धूप में, वो सूख गए। आपने पानी डाला अपने बरांडे में या आपने जो आंगन होता है उसमें, वो सूख गया। पानी कहाँ गया? इवेपोरेट हो गया, है ना। हम कहते हैं कि पानी धूप की वजह से सूख गया। बेसिक साइंस क्या होती है कि वो जो पानी वहां पे पड़ा हुआ था, अब वो सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो गया? एनवायरमेंट में गैस की फॉर्म में चला गया है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जितना भी वो सल्फर ऑक्साइड थे, वो जलवाष्प से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एसिड बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये तो हमें चीज कहीं से नहीं लानी है, तो किसमें? हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। तो यही ऑक्साइड बन के क्या बना लिया इन्होंने? एसिड बना दिया। अब ये उस परत पर जम गए हैं, जैसे ही बारिश होगी ये उस बारिश के साथ मिक्स होके नीचे आएंगे, और उसी बारिश को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो वो लाभदायक होगी कि हानिकारक होगी? ऑब्वियसली हानिकारक होगी ना, है ना। वो हमारी स्किन को एलर्जिक कर सकती है, काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो फिर भी उसमें कूद के नहाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही उसमें तेजाब बरसेगा, लेकिन उसमें एसिड की प्रेजेंस होती है, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा? जो ताजमहल है सभी जानते हैं, हम ये कहते हैं कि ताजमहल व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। लेकिन अब जब हम ताजमहल को देखते हैं तो वो व्हाइट ना रह के कैसा रह गया? हल्का पीले रंग का हो गया। किस वजह से? इसी वजह से, इस एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है वो क्या हो गया? हल्का पीले रंग का हो गया है ना। अब तो आपको पता है ना, ये अजूबे में आता है, सातवां अजूबा है विश्व का, है ना। तो ये हल्का पीला हो रंग में हो गया है, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। इसी समस्या को हम कहते हैं मार्बल कैंसर, जिसकी वजह से ताजमहल का जो मार्बल है, जो संगमरमर है, इफेक्ट हुआ है पॉल्यूशन की वजह से और एसिड रेन की वजह से। उसको हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर कहते हैं, स्टोन लिप्रोसी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, स्टोन लिप्रोसी, मार्बल कैंसर, कॉमन भाषा में ये पूछा जाएगा और बुकिश लैंग्वेज में ये पूछा जाएगा, दोनों को याद रखना है। हल्का पीला रंग ताजमहल का किस वजह से आया? एसिड रेन से आया। एसिड रेन किस वजह से हुई? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बना दिया? एसिड बना दिया। तो वो हमारी जो रेन बनी, बारिश जो आई, पानी तो सेम वही था, लेकिन ये परत उस पानी में मिक्स होकर नीचे आई, तो जो नीचे आया वो बारिश नहीं, क्या था? एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है अम्लराज। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को मिलाते हैं, है ना, एक्वारिजिया बनता है, सोल्यूशन बनाना पड़ता है। जब हम किसी भी ठोस चीज को घोलते हैं, उसको गर्म ना करके हमें छोटे अमाउंट में घोलना होता है, तो हम बार बार हर चीज को हम उबालेंगे नहीं। हो सकता है किसी चीज को उबालने की जरूरत है, किसी को नहीं है, राइट। तो एक्वारिजिया उन्हीं सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कठोर धातु होती है उनको डायरेक्टली क्या करने के लिए? डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि एक ग्लास में, रील्स आप देखते होंगे, अगर एनिमी आप देखते होंगे तो उन्होंने देखा ग्लास में एक सोल्यूशन है,
थर्माकोल का शीट लिया, डाला और वो पूरा का पूरा उसमें डिस्ट्रॉय होता चला गया, है ना। तो वो ऐसा ही सोल्यूशन होता है कि आप कोई भी ठोस चीज को डालिए वो डायरेक्ट उसमें क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, आपको दिखाई तक नहीं देगी। किसमें होगी, अम्ल राज में होगी। इसको कहते हैं एक्वा रीजिया सोल्यूशन। इसका पूछा जाता है रेशो, तो इसमें HCl जो होगा वो 3 और HNO जो होगा वो 1, इतने रेशो में लिया जाता है। मान लो कि अगर आपके पास HCl है 3 ग्राम, तो HNO3 कितना होगा, 1 ग्राम। तब वो मिक्स करके हमारा क्या बनेगा, एक्वा रीजिया अम्लराज बनेगा। ये तो बन गया अम्लराज। एक होता है अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, वो अम्लराज है, पूरा एक्वा रीजिया सोल्यूशन है। अम्लों का राजा कहा जाता है किसको, H2SO4। ठीक है, इसका नाम क्या है H2SO4 का, कल भी बताया था। सोडियम, याद कीजिएगा H2SO4 का नाम। HCl का बताइए। अरे H क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही H2SO4 का बताना है, HNO3 का बताना है, KNO3 का क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल का एक बार मैं लिखवा दूंगी आपको, ठीक, तो वो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आता है, हाँ हाँ बताना, मैं नहीं बताऊंगी अब ठीक है, फिर आता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हम कपड़ों पे ड्राई क्लीन करवाते हैं, कब कराते हैं, जब शादी ब्याह होता है, सीधी सी बात है, हम तो तभी कराते हैं भाई, है ना। या फिर मान लो हमारे पास बहुत कॉस्टली कोई हमारा कॉस्ट्यूम है या ड्रेस है और उस पे कोई दाग आ गया, मान लो चिकनाई का दाग आ गया या ऑयल का दाग आ गया या कोई सॉस गिर गई, ऐसा दाग आ गया कि जो नहीं हट पा रहा है, या जंग का दाग आ गया है ना, बाइक से जा रहे थे, साड़ी है या कॉस्ट्यूम है आपका, वो आ गया, जो बाइक की चेन होती है वो फुल ऑफ ग्रीस रहता है ना, वहां पे आ गया, है ना, देख के दुख होगा कि यार ये कैसे हटेगा। तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं ड्राई क्लीन का। तो ड्राई क्लीन में क्या करते हैं, कपड़े को पानी में नहीं डाला जाता, केवल केमिकल से साफ किया जाता है। तो उस ड्राई क्लीन में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड यूज किया जाता है, राइट। हम उस पर केमिकल डालते रहते हैं और उस कपड़े को पूरी तरह से साफ करते रहते हैं, बाद में आयनिंग करते हैं और दे देते हैं, लो जी आपका कपड़ा क्लीन हो गया, है ना। जब ड्राई क्लीन होके आता है कपड़ा, तो आप देखोगे उसमें, मान लो कोई साड़ी है, भरपूर बढ़िया सितारे स्टोन लगे हुए हैं उसमें, आपने वो ड्राई क्लीन के लिए दे दी, काफी टाइम हो गया पहनते पहनते, आपने देखा कि इसका कलर डल पड़ गया है ना। आप वो जब वो ड्राई क्लीन होके आई, तब आपने साड़ी देखी कि ये तो एकदम नई सी लग रही है। क्यों, क्योंकि उसपे जितने भी दाग थे वो सब केमिकल की हेल्प से क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, ड्राई क्लीन में किया जाता है। HCl, अब आप इस पे ध्यान मत दीजिए, वो पीछे जब आप देखेंगे ना उसमें मिल जाएगा ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें यूज करते हैं, खाना पचाने में। मैंने ये बात कल भी बताई थी कि जो HCl होता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारा किसकी फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारे स्टमक में जाता है, हम केवल उसे चबा के खाते हैं। और हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो हमारे सेल्स के थ्रू हमें मिलती है। तो जो खाने की फॉर्म हम कंज्यूम करते हैं, हम अपने स्टमक में लेते हैं, वो डायरेक्ट सेल्स नहीं ले सकती, तो उनको और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो उन छोटे पार्ट्स को तोड़ने में काम कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये OH जब इस तरह से लिखा जाए तो ये समझ लेना कि ये एक ग्रुप है। ठीक है, MgOH2 हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, अब इसका सामान्य नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डाइजीन सुना, सुना है, किसी को एसिडिटी हो गई है ना, या फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप डाइजीन ले लीजिए। ये क्या करेगी, ये खाने को पचाने में मदद नहीं करती है, ये क्या करती है कि जब एक्सेस में
एसिड बनने लगता है आपके पेट के अंदर, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करती है जब गैस बन जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, गैस हो गई। उसकी वजह से गैस एक्सेस में निकलती रहेगी, HCl एक्सेस में निकलता रहेगा, आपके पेट से लेके और गले तक ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा जलन हो गई। तब आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रिसोर्स है डाइजीन, वो हम लेते हैं और वो हमारे जो न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है, यानी कि एसिड का जो आपका जो एक्सेस हो गई थी, ज्यादातर वो रिलीज कर रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, और हमने कल ही बताया था कि अगर एसिड है और अगर उसमें क्या डाल दिया जाए, बेस डाल दिया जाए, तो वो कैसा हो जाता है, सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यही कहानी इसके साथ होती है। अम्ल की मात्रा को घटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एज इट इज रह जाएगा। जो हमारा लीवर है वो भी एसिड रिलीज करता है, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं मोर एसिडिक होता है। ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है वो भी क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, HCl। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए जरूरी है हमारी बॉडी में एसिड का रहना, नहीं ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, नहीं होगा तो भी दिक्कत है। फिर हम जो हम खाना खा लेते हैं ना, जैसे हमने घी खा लिया, मक्खन खा लिया, बढ़िया मजे से बाहर पाव भाजी खा ली, ये चीजें नहीं खा पाएंगे। फिर तो भैया हर चीज लिक्विड में लो, बस उबला हुआ खाना खाओ, बस लिक्विड में खाना लेते रहो, बहुत है, फिर ये करना पड़ेगा। वरना अगर आप हैवी फूड खाएंगे तो उसमें तो आपका जो एसिड है वो तो रिलीज करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए तो जो एसिडिक पेशेंट होते हैं, जिनको गैस बनती रहती है ज्यादातर, उनको कहते हैं कि आप ज्यादा हैवी फूड मत खाइए, आप घी मत खाइए, आप ज्यादा जो मैदा वाली चीजें होते हैं वो मत खाइए, यानी कि जो हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, आप तेल मत खाइए, आप हल्का खाना खाइए। वो बस मतलब वो वाली कहानी आ जाती है, अब मजे के लिए मत खाइए, बस जीने के लिए खाइए, बस, है ना। वो जीने के लिए हमारे लिए दाल रोटी चावल बहुत है, खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी दलिया बहुत है ना। बाकी जो हम खाते हैं, हमने पिज्जा खाया है, हमने बर्गर खाया, हमने पाव भाजी खाई, है ना, ये तो हम मजे के लिए खाते हैं, ठीक है, एपेटाइजर होते हैं, राइट। भाई हमारा आज मन नहीं है घर का खाना खाने का, चलो एक बर्गर खा लो, है ना, वो 15 दिन में एक आपने खा लिया, चल जाएगा आपकी बॉडी के लिए, लेकिन आप रोज उस चीज को खा रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ क्या हो गए, केमिकल हो गए, जो हम अपने डेली बेसिस पर यूज करते हैं, उनका हो गया आपका फॉर्मूला और उनके यूजेस हो गए। दूसरा नाम क्या होता है, तीसरा नाम क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके GS पोर्शन में। ठीक है, तो आपको इसे पूरी तरह से तैयार करना है। चलिए, थैंक यू, कर लीजिए इसको नोट।